अगर तुम चाहते हो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे कोई भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, तो मेरी इस बात को कान खोलकर ध्यानपूर्वक सुन लो। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 5 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिस हर एक वीडियो में आपको 20 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। अगर आप उन्हें देख लेते हैं, आप पाँचों वीडियोस को देख लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मैथमेटिक्स का कोई भी नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ 100 ऑब्जेक्टिव्स, वो इस अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर से बिल्कुल इसके जितने भी सेट हैं उन सबसे मैंने छांट कर जो है लिखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये 20 से भी यहाँ पर ज़्यादा मैंने लिखे हुए, इस यहाँ पर भी मैंने दूसरे पेज में भी लिखे हुए हैं, 20 से ज़्यादा है। ठीक है, 20 से ज़्यादा, लगभग 22-23 जो है ऑब्जेक्टिव हैं। और मैंने बताया था कि 5 वीडियोस को देख लीजिए। ये चौथी वीडियो है। चौथी वीडियो, पिछली जो तीसरी वीडियो है, 3 वीडियो हमने बना दी हैं। ठीक है, और सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। बहुत मेहनत लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी हमसे डाउट पूछना हो, आपका कोई भी डाउट हो, पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है रिजल्ट जो आए वो मैं अपने चैनल पर दिखाऊं, तो आपको 85+ स्कोर करना होगा। अगर आपके 85+ आते हैं मार्क्स, तो मैं आपको आपके जो रिजल्ट है, ठीक है, मार्कशीट है, उसे अपने चैनल पर एक पर्सनल वीडियो बना करके दिखाऊंगा। जिन जिन बच्चों के 85+ मार्क्स आएंगे उनके, ठीक है, तो ग्रुप में जो है भेज दीजिएगा अपनी मार्कशीट, वहाँ पर हम दिखाएंगे अपने चैनल पर। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा है उस स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, वहाँ पर देखिए। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मासा, लगातार मतलब लगातार जो संख्या है, जैसे कि 23 आ गया और 23 के बाद तुरंत ही 24 आ जाए। ठीक है, ये संख्या आ गई। या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 26 आई और 26 के तुरंत 27 आ गई। या फिर 28 आया, 28 के तुरंत बाद 29 आ गया। या मान लीजिए 50 आया, 50 के तुरंत बाद 51 आ गया। तब आप अगर इनका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, वो पूछा गया हमसे कि लगातार अगर आप संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं इसमें से किसी को भी उठा लेता हूँ रेंडमली, मैं इसको उठा लेता हूँ, चलो 26 और 27 को। देखो 26 और 27 का देखता हूँ मैं लासा क्या आएगा। देखो ये भी लगातार मैंने ली है, ये लगातार ली है कि नहीं ली है लगातार, तो ये जो है मैंने लगातार ली, तो इसका जो है एचसीएफ निकालूंगा, देखता हूँ कितना आता है। यही मुझसे पूछा गया, मासा का मतलब एचसीएफ होता है। देखो 26 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 13, कितना आया, 2 गुणा 13 आया। 27 का करोगे तो 27 ही आएगा। अब देखो इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा। चलो अब देखो एचसीएफ कितना आता है इसका। देखो इसका तो बॉक्स बनेगा नहीं, तो यही जो है कॉमन है दोनों तरफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो समझ गए आप कि अगर लगातार 2 लगातार संख्याएं अगर आएंगी, ठीक है, तो उनका एचसीएफ 1 होगा। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन भी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हमें इसका जो है मान बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से इसको करना है, बहुत ही आसान है। देखो हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। हाँ, ये कोसिक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस 1/, कोसिक, स्क्वायर को अभी छोड़ दो, स्क्वायर को भूल जाओ। ये ध्यान दो कि 1/, कोसिक है, तो 1/, कोसिक, देखो यहाँ पर 1/, कोसिक थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन थीटा के बराबर। आपको पता है ना 1/, कोसिक साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है 1/, कोसिक है तो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। बाकी स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख दो। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है बस। तो ये हमारा जो है इसका मान होगा, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। समझ गए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर कोसिक स्क्वायर थीटा कर दिया, और 1/, कोसिक होता है साइन थीटा के बराबर, स्क्वायर था स्क्वायर में लिख दिया। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने अगर आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला नहीं पता है तो आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, पहले फार्मूले याद कर लीजिए। आई होप कि आपने फार्मूले याद कर लिए होंगे, और आप फार्मूले याद करने से कुछ फायदा है ही नहीं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, आपके सर पर बिल्कुल मंडरा रहे हैं।
ठीक है। चलो यहाँ पर जो अगला तीसरा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदु कोस थीटा कामा साइन थीटा और साइन थीटा कामा माइनस कोस थीटा के बीच की दूरी कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हालांकि ये सरल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। देखो यहाँ पर दो बिंदु हमको दिए गए हैं, पहला है हमारे पास कोस थीटा कामा साइन थीटा, ठीक है, और ये वाला पहला बिंदु है, और यहाँ पर एक दूसरा बिंदु हमारे पास है साइन थीटा कामा माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास है। और इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी कितनी होगी वो हमको बतानी है। इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो बताओ क्या होता है। बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखो x1 x2 y1 y2 ये कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। देखो पहला वाला x1 y1 x2 y2, बस अब हो गया। देखो आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब x2 कितना है हमारे पास, साइन थीटा है, ठीक है, कोस थीटा। देखो x1 कितना है, कोस थीटा है, तो कोस थीटा लिख दो, ठीक है, दिक्कत। और यहाँ पर देखो y2 कितना है हमारे पास, कोस थीटा माइनस का है, और y1 हमारा साइन थीटा, तो इसको पहले इधर लिख लो, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बाकी इसको ऐसे आप लिख सकते हो, कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लग सकता है, क्योंकि आपको पता है a की जगह पर साइन है और b की जगह पर कोस है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab। तो यहाँ पर तोड़ दो, a की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कोस है, लेकिन ये माइनस में है ना, तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा फिर, तो है कि नहीं। माइनस वाला क्या होता है, सेम ही होता है, बाकी एक चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है इसकी जगह पर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर ये a माइनस बी में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये वाला देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको देखो इस आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है। देखो a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है हमारे पास, कोस साइन थीटा है, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, फिर क्या है प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस है तो कट जाएगी, और यहाँ से देखें अगर आप तो हमारा क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और देखो प्लस है तो प्लस लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी आएगी वो आ गई अंडर रूट में 2, कितनी आएगी, अंडर रूट में 2 आएगी, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं जो ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, चलो यहाँ पर अब देखो ये इस तरीके से समझ में क्वेश्चन आ गया। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B की माप क्या होगी। अच्छा, एक कोई भी अगर त्रिभुज बना लो, देखो त्रिभुज आपको कोई भी बना लेना है। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ जिसके 3 कोण हैं, ये वाला, ठीक है। त्रिभुज मान लो ये ABC त्रिभुज है, ABC, ठीक है, और इसमें हमको दिया गया है कि ये AB जो है ये 6 अंडर रूट 3 दिया गया, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां पर देखिए 6 अंडर रूट 3 AB दिया गया है, और ये AC 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो BC है ये 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला गया है कि कोण B, जो यहाँ पर कोण B है ये क्या होगा, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। आप देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो AC है वो कितना है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है। अब दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग कर दो, वर्ग करने के बाद स्क्वायर लगाना, तो इधर भी स्क्वायर लगा दो और इधर भी स्क्वायर लगा दो, तो वर्ग हो जाएगा। अब देखो AC स्क्वायर बराबर 12 बार हम हो जाएंगे 144, तो ये पहले समीकरण बन गई। आगे देखिए, आगे हमारा AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर हमारे पास है 6 अंडर रूट 3, तो इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जैसे ऊपर किया है वैसे ही, AB स्क्वायर और ये 6 अंडर रूट 3 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दो, तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 6 छंग 36, और अंडर 3 का स्क्वायर से ये कट जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो AB स्क्वायर बराबर इधर गुणा कराएंगे, 3 छक 18, 3 3 9 और 1 10, 108, समीकरण हमारी बन गई सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
जैसे इसमें किया वैसे इसमें कर लो। अब BC बराबर हमको देखो, BC बराबर क्या दिया गया, BC बराबर दिया गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इधर भी दोनों तरफ वर्क कर दो, इधर भी वर्क कर दो दोनों तरफ। तो BC स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, 6 छंग 36। ये समीकरण बन गई हमारे पास थर्ड। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि 108 और 36 को जोड़ते हैं तो 144 आता है। कहने का मतलब सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर फर्स्ट जो है मिल रही है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ देंगे, समीकरण सेकंड प्लस थर्ड। देखो सेकंड हमारे पास ये है, लेफ्ट वाले लेफ्ट की ओर जोड़ दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हमारा 108 है प्लस 36। देखो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, देखो 108 है और कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे ना हमारे पास। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर 144 और इधर देखो ऊपर देखिए ध्यान से, जो 144 है वो AC स्क्वायर के बराबर है। तो कहने का मतलब इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, AC स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लग गया, यहाँ पर देखो एक भुजा का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं का स्क्वायर और उनका योगफल, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसमें लगता है, पाइथागोरस लगी कि नहीं लगी, पाइथागोरस। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस लगी। तो पाइथागोरस किसमें लगती है, कौन से त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो त्रिभुज ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। देखो यहाँ पर सम क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है। अच्छा समकोण त्रिभुज है तो कोण भी होगा वो 90 डिग्री होगा, है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो कोण B बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, बाकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो जब भी आपको एक त्रिभुज दिया जाए, उसकी तीनों भुजाएं दे दी जाए और एक कोण पूछा जाए, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री ही सही होगा। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको 90 डिग्री पर टिक जो है लगा देना है, बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। ये सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो यहाँ पर -3,5 है, हमें क्या करनी है, इसकी बाई अक्ष से दूरी निकालनी है। बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो देखो एक ट्रिक बताता हूं, इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर देखो बाई अक्ष से दूरी पूछी जाए या एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए, अगर बाई अक्ष से दूरी पूछी गई है तो एक्स वाला उत्तर होगा। देखो इसमें एक्स वाला, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये एक्स वाला है, ये एक्स निर्देशांक है और ये बाई निर्देशांक है। आपसे बाई अक्ष से दूरी पूछी गई है तो समझ जाइए ये एक्स वाला जो है उत्तर है, यानी कि जो दूरी है वो हमारी कितनी है, -3 है। ठीक है, अगर सपोज करते एक्स अक्ष से पूछा जाता, आपसे पूछता कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो बाई वाला जो है उत्तर होता, कितना होता, बाई 5 होता। वो फिर दूरी हमारी कितनी हो जाती, दूरी 5 हो जाती। समझ गए, ट्रिक बहुत बिंदास है। चलो अगला देखिए, जो छठा है उसे देखिए, बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन देखते रहिए। देखो छठा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर यानी हमसे डी पूछा गया है। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक जो हमारे पास है उसको लिख लेते हैं, जो द्विघात समीकरण है वो उसे लिख लो। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इसका विविक्त कर यानी डी हमको ज्ञात करना है। विविक्त कर यानी डी निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं। विविक्त कर डी बराबर होता है, विविक्त कर डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फार्मूले से हम प्रकृति पता करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों की प्रकृति पता करनी हो, ठीक है, मूल बराबर है, वास्तविक है, असमान है, कैसे हैं, तो इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। विविक्त कर निकालना हो तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा डी का मान निकल आएगा। देखो बी, अब ए बी सी कहाँ से मिलेंगे, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है। तो यहाँ पर देखो बी कितना है हमारे पास, -6, माइनस है तो -4 है तो 4, ए हमारा 3 है और सी हमारा 4 है। तो डी आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 छंग 36 और 4 3 12, देखो कितना हो जाएगा, 4 3 12 4 48। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो डी आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से घटा दो, 4 4 8 8 4 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 6 7 8, हाँ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस का 12। तो कैसा आ गया, मूल क्या है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर मान ली प्रकृति पूछी गई तो कैसा होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ गए बात को। अस्तित्व क्यों नहीं है, अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि डी माइनस में आ गया। ठीक है, डी माइनस में जब भी आ जाए तो समझ जाओ अस्तित्व, कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, और इसका विविक्त कर क्या होगा, इसके विविक्त कर होगा -12। ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है इसको छोटा कर देता हूँ। चलो देखो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसे देख लो। छठे के बाद 7वां क्वेश्चन हमारा है, उसको देख लो।
सातवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि माइनस का 1/2 समीकरण x² माइनस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का हल है तो k का मान क्या होगा। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, जो द्विघात समीकरण दी गई है वो हमें दी गई है कितनी, x² माइनस kx माइनस 5/4 बराबर 0, ठीक है, और बताया गया है का -1/2 हल है, ठीक है। तो हमको k का मान निकालना है, ये k क्या होगा। देखो यहाँ पर इस वाली समीकरण का ये हल है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जहाँ जहाँ पर x है, अगर x की जगह पर इतना रखते हो, माइनस का 1/2 रखते हो, तो ये इधर वाला जो है 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका हल है, कहने का मतलब ये x का मान हमको दिया गया है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कहता है कि एक द्विघात समीकरण है, उसका एक मूल ये है या इसका एक हल ये है, तो आप समझ जाइए x का मान दिया गया है। तो बताया गया है ये इसका हल है, तो कहने का मतलब ये x बराबर हमको दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं जो x का मान है, जो x बराबर है वो कितना है, माइनस का 1/2 है। ये चीज़ है। अब बस अब आंसर आ गया। देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस का 1/2 रख दो, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी रख दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो x आ गया तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2 रख दो, और ये माइनस का 5/4। अब देखो आंसर क्या आता है, बहुत ही इजी तरीके से आंसर आएगा। देखो माइनस का 1 है, 1 का स्क्वायर करो 1 और 2 दूना 4। अब देखो माइनस जो है स्क्वायर में जो होगा, देखो माइनस है, अब उसका जब स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस का देखो 1 होगा तो -1 गुणा माइनस का 1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा में प्लस हो जाएगा, के की 1 से गुणा होगी तो k आएगा, अपने पास नीचे 2 है, और ये माइनस का 5/4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये अंक वाले अंकों को एक साथ लिख लो, ठीक है, ये अंक इधर लिख लो ऐसे, और ये प्लस का k/2 है बराबर 0। यहाँ से देखो नीचे एक जैसा है तो एक बार लिख लो, हर एक समान है तो एक बार लिख लेते हैं। ऊपर 1 है और ये -5, तो ऐसे करके 1 -5 लिख दो, और ये प्लस का k/2 उधर गया, माइनस का k/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से 4 चला जाए, सॉरी 1 से 5 चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 4, तो यहाँ पर हमारे पास ये बचे, माइनस माइनस कट गया, 4 कम 4 आ गया, और 4 कम 4, k की 1 से गुणा हो जाएगा k आएगा, और 2 की 1 से गुणा होगी 2 आएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा फिर, ठीक है। k कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। चलो 8वां क्वेश्चन देख लो। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित आवृत्तियों में 2, 5, 3, 15, 2, 4, 6 में बहुलक होगा। बहुलक पूछा गया है। देखो यहाँ पर हमें आंकड़े क्या दिए गए, 2, 5, 3, 15, ठीक है। हमसे बोला गया बहुलक कि बहुलक क्या होगा इसका। तो बहुलक तो बहुत ही आसान है। बहुलक बहुत बार जो आया हो आंकड़ा वही बहुलक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार देखोगे अगर आप तो 2 आ रहा है। देखो 2 बार आया, 5 केवल 1 बार आया, 3 केवल 1 बार आया, 15 1 बार आया। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बार 2 आया, तो बहुलक हमारा 2 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुलक जो है वो हमारा कितना है, 2 है। बस आंसर आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पर नमा देख लो क्वेश्चन। जो नवा ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है कि यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण हमको दी गई है, 2x² प्लस 5x माइनस 6 के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इसके मूल हमारे अल्फा बीटा हैं और हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आप जानते हैं ना शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अल्फा और बीटा हमारे अभी शून्यक हैं, मूल हैं, ठीक है। मूल और शून्यक एक ही होते हैं, याद रखिएगा। तो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। अब आंसर आ गया, देखो -b, ये a है, ये b है और ये c है। तो देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, b हमारे पास 5 है और a हमारे पास 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नमा के बाद 10वां क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो अगले जो है दूसरे पेज में देखते हैं इसको। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अच्छा भैया, वृत्त की देखो यहाँ पर दिया है, ऐसे लिख दो, लिखना है दिया है वृत्त की परिधि, हमको वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें त्रिज्या यानी कि r पता करना है क्या होगा। चलो मान लो वृत्त की त्रिज्या r है और हमें r पता करना है।
तो वृत्त की परिधि की उतनी होती है, बताओ वृत्त की परिधि होती है 2πr, गाना आपने याद किया होगा, वृत्त की परिधि 2πr, ये 44 है, फार्मूला याद होगा। देखो दो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी r बराबर हमारे पास आ गया 22/पाई। देखो r यहाँ पर पाई गुणा में था तो इधर बटे में आ गया। बाकी अगर इतना आंसर है तो इतना आंसर लिख देना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख लेना इतना है, नहीं तो आगे बढ़ा करके हो सकता है पाई का मान उन्होंने रखा हो, है कि नहीं, पाई का मान हो सकता है रखा हो। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आगे देख लीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो पाई की जगह पर आपको पता है 22/7 आ जाएगा, ठीक है, और ये नीचे जो है ऊपर गुणा कर लेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि r बराबर देखो 7 की 22 से गुणा कराओगे ना, नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करता है, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154/22, ठीक है। काटना चाहो काट, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 7 14, 11 7 77। तो हो सकता है r बराबर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी वृत्त की, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है, ज़्यादातर यही होगा, देख लो यही होगा, ठीक है, ऑप्शन में। चलो ठीक है, आगे जो 11वां ऑब्जेक्टिव है उसे देख लीजिए। देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। अभी मैंने ऊपर बताया वैसे ही करना है। देखो 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग। देखो मूल यानी शून्यक, तो शून्यकों का योगफल पूछा गया है, मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल। तो बताओ भैया मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योग आपको पता है, मूलों का योगफल होता है -b/a, अभी पीछे ही मैंने बताया था। तो देख लो यहाँ पर b हमारा कि देखो ये a, ये b और ये c। देखो ये माइनस है तो पहले माइनस लगा लो, b कितना है -3 है तो लिख दो, a हमारे पास 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलो यहाँ पर आगे देखो 12वां देख लो। 12वां क्या है हमारे पास, 12वां कह रहा है कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। हमसे बोला गया है इनका माध्य, ठीक है, माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा। देखो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। देखो माध्य बराबर होता है फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहां पर लिख दो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब देखो आंकड़े कितने, आंकड़े जो आपको दिए गए हैं ये आंकड़े हैं, यही तो आंकड़े हैं, नंबर यानी आंकड़े ये दिए गए हैं, तो इनका योग, योग का मतलब जोड़, तो इन्हें भैया जोड़ लो, इन्हें जोड़ में लिख लो पहले तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके लिख लो, ठीक है। और लाइक कर दो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो, ठीक है, लाइक कर दिया करो। आगे देखो आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं हमारे पास, 9 आंकड़े हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग लाइक कर देते हो, हमें पता है, आप मैंने देखा है आप लोग लाइक करते हो, बहुत मुझे खुशी मिलती है। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जो भी कमेंट वगैरह डाउट वगैरह हो उसे पूछ लो, कमेंट बॉक्स आपके लिए इसीलिए बनाया गया है यार, डाउट वगैरह पूछो, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो पहले योग कर लो इनका, 2 और 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45, तो 45/9 = 45। तो हमारे पास माध्य कितना आ गया, 5 आ गया, हो गया, बहुत ही आसान था। चलो आगे देखो 12वें के बाद 13वां जो है उसको देख लीजिए। देखो 13वां जो 13वां है वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है, अभी समझो बात को। देखो दो घात समीकरण को दी गई है एक, ठीक है, बोला गया है कि मूल बराबर है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये वाला बराबर है, ठीक है, मूल बराबर है। देखो मूल बराबर है, ठीक है, तो ये k है, ये k ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर मूल बराबर है, इसका मतलब है ये है कि जो विविक्त कर होगा वो 0 के बराबर होगा। समझ गए बात को, जब भी मूल बराबर हो तो d यानी विविक्त कर 0 के बराबर होता है। क्लियर है बात, आप समझ जाओ, बस हो गया। तो लिख दो यहाँ पर d = 0 है, यही बात समझनी थी, आपका जो है आंसर आ गया है बस। देखो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, बस। अब ए बी सी यहाँ पर देखो, ये पहला वाला a है, ये b है और ये c है, मान रख करके आंसर निकाल दो। d की जगह पर 0 रख दो और b हमारा पास -5 है और ये 4 है, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास k है। a नहीं पूरा 9 लग रहा है मुझसे, a बनता ही नहीं, सही बताऊँ तो मैं ऐसे बना देता हूँ, बाकी ये ऐसे बनता है,
ये ए बनाना ऐसे भूल जाता हूँ। चलो यार देखो 5 25, 4 दूना 8 के, सही चल रहा है ना बिल्कुल। अरे ये क्यों गलत हो जाएगा। चलो देखो 25 बराबर 8 के ऐसे हो जाएगा यहाँ से हमारा। तो यहाँ से देखो के का मान आ जाएगा 25 और ये 8 गुणा में है तो बट्टे में भेज दो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। हो गया, बहुत ही आसान था। चलो चौथा देखो, चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी बी सी के समांतर है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यह है, इसमें मैंने चित्र बनाया ही नहीं है तो चित्र पहले हम देख लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको बताऊंगा। पहले चित्र देख लेता हूँ क्या अनसॉल्वेंट में है। ठीक है, तो 2 मिनट रुकिए अभी। हाँ, तो यहाँ पर जो है चित्र पहले देख लिया। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज है। सबसे पहले तो भैया हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है और बोला गया है कि जो डी है वो समांतर है बी सी की। ये चीज़ बोली गई है हमको, तो एक्स का मान निकालना है। पहले चित्र बना लेते हैं। ये बी सी के समांतर एक डी रेखा खींच लो। ये डी रेखा है, ये वाली जो रेखा है इसके समांतर पैरेलल है। ठीक है, और भी हमको दिया गया है जो ए डी है ये हमें दिया गया है x+3 और जो डी वी है वो हमको दिया गया है 3x प्लस का 19 और ये x है और ये हमारे पास है 3x प्लस का 4। ठीक है, ये चीज़ पता है। चलो आप इतनी चीज़ पता है, हमें x का मान निकालना है, हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखो करते कैसे हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पता है थेल्स प्रमेय लगेगी। अब थेल्स प्रमेय क्यों लगी, क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर है। जब भी एक त्रिभुज में ये वाली रेखा इसके समांतर होती है तो उनकी जो 2 भुजाएं होती हैं उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो एक समान यानी बराबर होता है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय लगा दो भैया। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ये जो डी बी सी के समांतर है तो ए डी बटा डी वी होगा। ठीक है, ए डी बटा डी वी होगा और ए ई बटा ई सी होगा। ठीक है, ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये चीज़ होगी। ये इसके समांतर ए डी बटा डी वी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, यही करना है जब ये वाली इसके समांतर हो। चलो आप देख लो यहाँ पर ए डी कितना है हमारे पास x+3 है, डी वी कितना है हमारे पास 3x प्लस का 19 है, ए ई हमारे पास x है, ये हमारे पास जो है ई सी जो है वो है 3x प्लस 4। अब सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। चलो कर देता हूँ यार, क्या होगा देखो, इसकी इधर करा दो, इसकी इधर करा दो। पहले इसकी इधर करा देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास। देखो x की 3 गुणा में लिख लो, फिर करता देते हैं आपको, पहले गुणा में लिख लो। ठीक है, और ये हमारे पास देखो 3x प्लस 4 है ना। अब ये इससे गुणा कर लेगा ये x+3 से, मतलब क्रॉस कर दी, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। अब देखो अंदर x गुणा करा दो, x की इधर हो जाएगी गुणा तो हमारे पास हो जाएगा 3x²। x की 19 से होगी तो हो जाएगा 19x। ऐसे ही 3x की x से कराएंगे तो 3x² हो जाएगा। 3x की 3 से कराएंगे 3 3 9x हो जाएगा। 4 की x से कराएंगे तो 4x आ जाएगा। 4 की 3 से कराएंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो देखो यहाँ पर 3x² प्लस 19x बराबर 3x², 9 4 13 प्लस 12। अब यहाँ पर से इस बराबर को हटा दो। ठीक है, बराबर को हटा दो तो ये प्लस का है। देखो बराबर को हटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं इस साइड वाले, तो प्लस क्या है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, अब ये चीज़ प्लस माइनस में है तो कट गई। 19 से जो है 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6x बचेंगे ना, 6x बचेंगे और ये माइनस का 12 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं 6x बराबर 12 और 6 दूना 12 तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो x का मान आएगा वो आएगा 2। इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। 15वें क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A बराबर 57 डिग्री है तथा कोण D बराबर 75 डिग्री है, तो कोण F कितना होगा। अच्छा, 2 त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ABC है, ठीक है, ये ABC है, और एक त्रिभुज DEF है। ठीक है, DEF है तो ये हमारा मान लो जो D है, ठीक है, और D और ये E है, इसे E मान लो यार, इसे E मान लो और इसे F मान लो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि कोण A बराबर 57 डिग्री, कोण D बराबर 75 डिग्री। ठीक है, तो कोण F हमको ज्ञात करना है। कोण F यहाँ का जो कोण है ये बताना है।
दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी, है कि नहीं। तो संगत कोण बराबर होंगे, कोण की बात चल रही है तो कोण ज्ञात करना है तो कोण बराबर कर दो। यानी कि जो कोण ए है वो कोण ई के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर है। क्लियर है बात। चलो देखो यहाँ पर कोण ए 57 डिग्री दिया गया है, तो कहने का मतलब ये 57 है तो फिर ये भी 57 होगा, है कि नहीं। अब देखो कोण डी जो है, कोण डी 75, ये वाला है जो है 75 डिग्री दिया गया हमसे, कोण जो एफ पूछा गया। अब तो आपको वो सिंपल हो गया। देखो भैया ये त्रिभुज कैसा है, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है, इसके दो कोण पता है, तीसरा कोण पता करना है तो पता कर सकते हो। आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम कर सकते हैं। चूंकि आप जानते हो कि त्रिभुज ई डी एफ में, ठीक है, अगर हम कोण ई, ठीक है, कोण डी और कोण एफ इन्हें जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तीनों कोणों को जोड़ेंगे 180 आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का आएगा 180 होता है बस। ई कितना है हमारे पास 57 है, डी जो है वो है 75, ठीक है, 75 डिग्री, और हमें एफ पता करना है। अब तो आप कर ही लोगे। इन्हें जोड़ दो भैया, 5 और 7 12, 7 5 12 13, और ये कोण एफ बराबर 180, तो कोण एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा 180 प्लस का 132 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण एफ बराबर 8 9 10, यहाँ पर बचेंगे 7 3 4 3 7, 48 हमारे पास जो है आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर 48 होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 48 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कोण सी पूछा जाता तो ये 48 है तो ये भी 48 हो जाएगा, ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। बाकी हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा आंसर हमारा 48 सही है, यानी कि कोण जो एफ है वो 48 डिग्री होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो हमारा 16वां क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान होगा, मतलब इसका क्या मान होगा ये पूछा गया, इसका मान क्या होगा। देखो 9 इधर भी है, 9 इधर है तो कॉमन है, निकाल लो। इधर बचेगा अपने पास सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है 1 के बराबर होता है, तो लिख दो। तो 9 कम 9। इसका जो सेकंड मेथड है वो भी आपके साथ में जो है शेयर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा 9 होगा। लेकिन सेकंड मेथड क्या है, इसका मेथड 2 देख लो, मेथड 2। मान लीजिए इसको आप मेथड 2 से सोल्व करना चाहते तो भी हो जाएगा। देखो 9 मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ पर हमारे पास बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 9 सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर, और ये प्लस का जो हमारे पास 10 स्क्वायर ए है, ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचा 1, तो भी नहीं 9 ही आएगा, ठीक है। वो तो यार सिंपल है यार। यहाँ पर अब अगर तीसरा मेथड बनाना चाहो तो 10 स्क्वायर ए का मान रख दो, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो सॉल्व करना है आपको बस, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। चलो जो अगला जो 17वां क्वेश्चन है उसे देख लो। 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि के किस मान के लिए रेखिक युग्म समीकरण के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल बताया गया है, 2 समीकरण दी गई हैं। पहली समीकरण है के एक्स माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, ये पहली समीकरण है। और है दूसरी 6x माइनस का 2y बराबर 3, ये सेकंड है, का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो हमें के का मान पता करना है। ये के क्या होगा, चलो भैया देखो अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या होती है, पहले ये बताओ मुझे। अद्वितीय हल होने की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल होने की कंडीशन होती है। जब कुछ बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता है बस। अब देखो ये वाला a1, ये b1, ये c1, ये a2, b2, c2। अब इसमें मान रख दो, a1 हमारा k है, a2 हमारा 6 है, नॉट इज इक्वल टू b1 हमारा -1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, और ये -2 माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, k की 1 से गुणा करा दोगे तो k आ जाएगा, 3 की 1 से गुणा होगी 3 आ जाएगा, नॉट इज इक्वल टू लगा दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे काट दिया, 2 कम 2 3 6, 1 यहाँ पर था, 1 की k से गुणा करा दी, k आ गया, नॉट इज इक्वल टू था, नॉट इज इक्वल टू लगा दिया, और 3 यहाँ पर था, 3 की 1 से गुणा करा दी, 3 आ गया, ठीक है। चलो 18वां क्वेश्चन देख लो।
इसके बाद जो इसका 18वां क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन में बताया गया है कि दिए गए चित्र में त्रिज्य खंड का परिमाप होगा। त्रिज्य खंड का परिमाप यानी त्रिज्य खंड की परिधि हमसे पूछी गई है। यहाँ पर हमको एक चित्र जो है दिया गया है, त्रिज्य खंड दिया गया है। यहाँ पर जो है एक थीटा कोण बन रहा है, OAB एक त्रिज्य खंड है और इसकी जो हमको त्रिज्या दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड OAB का परिमाप यानी परिधि। परिमाप का दूसरा नाम जो होता है, जो दूसरा पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, परिधि। ठीक है, परिमाप को परिधि कहते हैं। तो हमें निकालना है त्रिज्य खंड का परिमाप। तो त्रिज्य खंड का परिमाप यानी परिधि निकालने का जो सूत्र होता है वो शायद आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था पीछे, होता है θ/360 गुणा πr² + 2r। ये होता है ना, ये वाला मैंने इतना जो फॉर्मूला लगाया है ये इस वाले इसको निकालने के लिए लगाया है। ये वाला जो है ये निकल के आ जाएगा। रुको, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है गलती हो गई मुझसे। सही है ना, बिल्कुल, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर लगाया है थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है मुझसे लगता है कहीं पर। हाँ, यहाँ पर जो है 2πr होगी। यहाँ पर हमसे बोला गया परिधि निकाली है ना, तो परिधि जो है इसकी देखिए, पहले इसकी जो है ये चाप है ना, चाप, तो चाप की लंबाई निकालने का ये सूत्र है। देखो यहाँ पर, देखो ये मैंने यहाँ पर देखो लगाया है θ/360 गुणा 2πr। ये इसकी ये वाला जो बाउंडेशन इतना एरिया है, इतनी जो परिधि है ना, इतनी हमको पता चल जाएगी। फिर हमने इसमें जोड़ देंगे, ये वाली भी तो हमको पता करनी है ना पूरी की पूरी, तो 7 ये और 7 ये जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से गुणा कर दें, 2r हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे समझो बात को। तो थीटा हमारे पास कितना है, 60 है, और 360 गुणा 2 पाई की जगह पर 22/7 कर दो। r कितना है, 7 है, 2 r कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा देखो 6 कम 6 6 चंग 36। ठीक है, और ये कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 22/3 + 7 दूना 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 22 कम 22, 14 तियाँ 42/3 कम 3, 2 यहाँ पर 2 2 4 हो जाएंगे, 4 5 6 64/3 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है दिक्कत हो रही हो, आपको समझ में ना आया हो, तो उसको जो है उसका निवारण मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर से जो है अगेन से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें जो है परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली जो ये बाउंडेशन है ना, ये होती है परिधि। ठीक है, ये परिधि होती है, हमको ये पता करनी है कितनी होगी। देखो ये आपकी जो है चाप है, तो चाप है ना, चाप की इसकी लंबाई अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई इतनी निकल आई, फिर मुझे 7 ये और 7 ये चाहिए, तो 7 + 7 कर देंगे। ये 7 है और ये 7 है, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी। ठीक है, ये भी 7 ही होगी, तो 7 + 7, और ये हमारी देखो इसको अगर निकालना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है θ/360 गुणा 2πr प्लस ये 7 और 7 14। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है इसमें मान रख करके आप सोल्व करके आंसर निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 64/3। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो यहाँ पर इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। चलिए, अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो 19वां क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/x² - 2 = 1/7। ठीक है, तो हमें x का मान पता करना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये x का मान निकालना है, तो बहुत सिंपल है, इसकी गुणा इधर करा दो, इसकी इधर करा दो, तो इसकी इधर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2, और 7 की 1 से करेंगे तो 7 कम 7 आ जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 7, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का हो गया, तो x² बराबर 7 8 9। ठीक है, 9 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा देखो 9, स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट लग जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा ±3। देखो 9 का वर्गमूल 3 होता है, और अंडर रूट से अगर कोई संख्या निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में निकलती है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर कोई भी संख्या निकालोगे तो प्लस माइनस में निकलेगी।
मतलब प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, चलो यहाँ पर उसके बाद हमारा जो 20वां है ऑब्जेक्टिव उसे देख लेते हैं। 20वां ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि 2 से 12 तक विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। 2 से 12 तक विषम संख्या है, तो 2 से 12 तक देखो, 2 से 12 तक विषम 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 संख्याएं। ठीक है, हमें प्रायिकता निकालनी है। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले तो 2 से 12 तक की जो विषम संख्या होती है उन्हें लिख लो। 2 तो नहीं है, 2 से 12 तक लेनी है ना, तो 3 एक विषम संख्या है, 4 नहीं है 5 है, 6 नहीं है 7 है, 8 नहीं 9 है, 10 नहीं 11 है। यही तो होती है ना विषम संख्या हमारी 2 से 12 के बीच में। ठीक है, तो ये संख्या है, हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता देखो क्या होगी, प्रायिकता बराबर प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। अच्छा, संभव परिणाम इसमें कितने हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है, और कुल परिणाम हमारे कितने, देखो 2 से 12 तक, 2 से 12 तक मतलब हमारे कितने परिणाम होंगे, 2 भी होंगे। ठीक है, 2 भी होंगे। 2 से 12 तक कुल परिणाम कितने होंगे, देखिए यहाँ पर 2 भी शामिल है, 1 शामिल नहीं है हमारा। ठीक है, कुल देखो 2 है हमारा शामिल, 1 शामिल नहीं है, तो हमारे कुल परिणाम 11 हो जाएंगे। क्योंकि देखो टोटल 0 से लेकर के अगर आप देखें तो 0 से लेकर के 12 तक जो है 12 नंबर आएंगे। 12 में 2 शामिल है, 1 नंबर शामिल नहीं है, तो 12 से 1 नंबर घटा दोगे तो हमारे पास 11 आएंगे। तो कुल परिणाम हमारे 11 हो जाएंगे। तो प्रायिकता जो होगी वो होगी 5/11। समझ गए। संभव परिणाम क्या होता है, वही होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विषम संख्या आने की प्रायिकता, आपकी विषम संख्याएं जो होंगी 2 से 12 तक ये होंगी। ठीक है, तो संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 2 से 12 तक नंबर कितने आएंगे, 11। 1 नहीं है तो 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 आएंगे हमारे कुल परिणाम। ठीक है, चलो यहाँ पर इसके बाद हमारा जो 21वां है उसको देख लेते हैं क्वेश्चन। 21वां हमारा है कि माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या है। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। तो देखो माध्यक और बहुलक के बीच जो संबंध होता है वो देख लीजिए यहाँ पर, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये जो है हमारा संबंध होता है माध्यक और बहुलक के बीच, ये संबंध होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर जो ऑप्शन हो, जिस ऑप्शन में हो वही टिक जो है लगा देना है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद जो 22वां है, 22वां देख लीजिए। 22वां ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, इसमें हमको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहले मैं देख लेता हूँ कौन से ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर जो पहला हमारा जो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है वो है हमारे पास p। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास है p+1। ऑप्शन जो सी है वो क्या है हमारे पास 2p है, और जो ऑप्शन डी है वो है 2p+1। अब हमें पता करना है ये वाला ऑप्शन सही है कि ये है, ये मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है पता करना है ना। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि p क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। p धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, मतलब इस तरीके से जो है p के मान हो सकते हैं। p की वैल्यू इतनी हो सकती है। p धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 होते हैं, पूर्णांक यही होते हैं ना। तो ये हमें जो p का मान दिया गया है 0 1 2 3 4, तो इसमें रख करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही है। विषम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए, क्योंकि विषम बोला गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप हमको पता करना है। तो पहले देखो इस वाले ऑप्शन में अगर आप देखें, पहले p की जगह पर आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, फिर आप 1 रखेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 भी आएंगे। तो इसमें देखो 4 क्या आ गई, सम आ गई। हमें तो केवल और केवल विषम ही चाहिए, तो ये ऑप्शन वाला गलत है, केवल विषम आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब p की जगह पर हम इसमें 0 रख कर देखते हैं। ये वाला पहले 0 रखेंगे तो 1 आएगा, फिर हम क्या करेंगे 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब 2 क्या आ गई, सम आ गई। तो ये भी नहीं ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, हमको विषम चाहिए। तो इसमें देखते हैं 2 में पहले 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे p की जगह पर 1 रखोगे तो 2 1 2, और 3 रखोगे 2 3 6। अब ये देखो सम आ रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, हमें तो विषम चाहिए ना। तो ये वाला फिर ऑप्शन सही होगा। इसमें रख करके देखो, पहले p की जगह पर 0 रखोगे तो 2 की 0 से यहाँ पर 0 हो जाएगा, p की जगह पर 0 तो 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा। अब 1 रखोगे तो यहाँ पर तो 2 1 2 और 1 3,
ठीक है। और यहाँ पर 2 रखोगे, पी की जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूना 4 और 1 5, 3 रखोगे तो 3 दूना 6 और 1 7। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको हर बार देखो विषम संख्या मिलती जाएंगी, हर बार विषम संख्या मिलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन जो डी है 2p+1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, समझ गए, ये वाला ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको 22 जो है मोस्ट रिपीटेड बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। ठीक है, और अगला जो वीडियो पार्ट 5 आएगा वो लास्ट होगा। ठीक है, पार्ट 5 लास्ट होगा और उसको भी देख लीजिएगा। और उसको देखने के बाद आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये मैं गारंटी से जो कह सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।